नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने देश दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, लेकिन अब उनके ही फैसले उन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और चर्चित सहयोगी ने उन्हें करारा झटका दिया है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया के बादशाह एलन मस्क ने अब ट्रंप से किनारा कर लिया है। इस बीच अमेरिकी अदालत ने भी ट्रंप की कड़ी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एक के बाद एक ट्रंप को मिला डबल झटका। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन को दिया बातचीत का प्रस्ताव। दोनों देश आमने सामने बैठने को तैयार। क्या इस बार युद्ध विराम पर बन जाएगी बात? इधर विदेश दौरे पर यूनुस, उधर बांग्लादेश में बीएनपी ने छेड़ा आंदोलन। ढाका की सड़कों पर देश भर से जुटी हजारों की भीड़। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर हिंदुस्तान से बातचीत की जताई इच्छा। हिंदुस्तान का दो टूक जवाब, जब भी बात होगी सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। और अब चलते चलते में देखेंगे, धरती पर प्रलय के वक्त भी महफूज रहेगा अमेरिका। क्यों हो रहे ऐसे दावे? इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान सरकार दिल्ली में बनाने दे बलूचिस्तान का दूतावास। बलोच नेता मीर यार ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र। अमेरिका का चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने का फैसला। स्टूडेंट वीजा के अपॉइंटमेंट पर भी रोक। दोनों देशों में बढ़ सकता है तनाव। अमेरिका के इजरायल को चेतावनी। परमाणु वार्ता जारी रहने के बीच ईरान पर हमले का इरादा छोड़े नेतन्याहू। तेहरान से बातचीत में सहमति बनने की जताई उम्मीद। गजा में तबाही का मंजर बयां करते हुए यूएन में फफक फफक कर रोने लगे फलस्तीनी राजदूत रियाद मंजूर। बोले, मैं समझ सकता हूं कि उन पर क्या गुजर रही होगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ दोहरा झटका लगा है। उनके फैसलों को लेकर पहले से ही अमेरिका की जनता में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने पूरी दृढ़ता से अपना विरोध जताया है। बीते महीने अमेरिका की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए। पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए अमेरिका के लगभग सभी राज्यों में लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी एलन मस्क का विरोध किया। उनके फैसलों का विरोध किया गया। इस दौरान मस्क को अपने कारोबार में भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। जगह जगह टेस्ला के बॉयकॉट की भी खबरें आई और अब ट्रंप सरकार में भी फूट पड़ गई है। ट्रंप के सहयोगी ही उनसे नाराज हो गए हैं और इतने नाराज कि सीधे इस्तीफा ही दे दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रंप प्रशासन में डॉज विभाग के प्रमुख, अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क की। उन्होंने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। मस्क ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा तय समय समाप्त हो गया है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिजूल खर्च को कम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि डॉज विभाग के जरिए मैं $1 ट्रिलियन की बचत करवा लूंगा, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। राजनीति में जितना करना था कर लिया है, अब और चंदा नहीं दूंगा। दरअसल मस्क को ट्रंप प्रशासन में सरकारी खर्च में कटौती और नौकरशाही को कम करने के लिए बने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों में दोनों के संबंधों में कड़वाहट आ गई। बीते दिन भी मस्क ने ट्रंप के एक विधेयक की निंदा की थी, जिसे खुद ट्रंप ने काफी अच्छा बिल बताया था। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट ऑफ 2025 नाम के इस बिल में टैक्स में कटौती जैसे प्रावधान शामिल है, लेकिन मस्क ने इसे फिजूल खर्ची बढ़ाने वाला बिल बताया। माना जा रहा है कि इस बिल को लेकर मस्क की नाराजगी ही उनके इस्तीफे की प्रमुख वजह है। उनका यह फैसला ट्रंप के लिए भी झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार के चुनाव में मस्क ट्रंप के साथ पूरी मजबूती से खड़े थे। ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में इतने मजबूत सहयोगी का साथ छोड़ना ट्रंप के लिए वाकई में बड़ा झटका है। वहीं अमेरिकी अदालत से भी ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल में ही तमाम देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इस फैसले को अमेरिका के व्यापारियों ने कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद अमेरिका की मैनहट्टन की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा
कि ट्रंप ने जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत ये टैरिफ लगाए थे, वो कानून उन्हें ऐसा असीमित अधिकार नहीं देता। राष्ट्रपति की तरफ से टैरिफ लगाने का ये दावा, जिसकी कोई समय या दायरे की सीमा नहीं है, कानून के तहत दिए गए अधिकार से कहीं आगे बढ़ता है। ये टैरिफ गैर कानूनी है। टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी संविधान के मुताबिक संसद यानी कांग्रेस को है, ना कि राष्ट्रपति को। केवल असाधारण आपात स्थिति में ही राष्ट्रपति को सीमित अधिकार मिलते हैं, लेकिन ट्रंप के मामलों में ऐसा कोई वैध आपातकाल नहीं था। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन इस फैसले को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में चुनौती दे सकता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने के बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन ट्रंप की कोई भी योजना कामयाब नहीं रही है। ट्रंप की तरफ से रूस को समझाया गया, धमकाया गया, टैरिफ का डर भी दिखाया गया, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है। ना नाटो की ताकत का रूस को डर है और ना ही अमेरिका के टैरिफ का। रूस शांति तो चाहता है, लेकिन जिस कारण से ये युद्ध शुरू हुआ है, पहले उसका निराकरण करना होगा। रूस दबाव में युद्ध विराम नहीं करेगा। इस बीच अब यूक्रेन को रूस की तरफ से शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए जगह और तारीख दोनों ही तय कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रस्ताव को लेकर ट्रंप से कोई राय नहीं ली गई, जबकि ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनके बिना जंग नहीं रुकेगी। रूसी प्रतिनिधि व्लादिमीर मेडिंस्की, जो यूक्रेन के साथ बातचीत करने वाले रूसी दल का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन को मेमोरेंडम यानी संघर्ष रोकने की शर्तों से जुड़े प्रस्ताव भेजे हैं। हमने तारीख और जगह का सुझाव दिया है और अब उसे जवाब का इंतजार है। रूस की टीम अगले कुछ दिनों में आमने सामने बैठकर बात करने के लिए तैयार है। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि जल्दी ही दोनों देशों की तरफ से तैयार किए गए मसौदे सार्वजनिक किए जाएंगे और इसके बाद अगला राउंड बातचीत का होगा, जिसमें शांति समझौते से जुड़ी बारीकियों पर चर्चा की जाएगी। इस मसौदे में संघर्ष विराम और विवाद सुलझाने के सिद्धांत शामिल किए जा सकते हैं। पेस्कोव ने कहा कि ये दस्तावेज बेहद सावधानी और गहराई से तैयार किए जाएंगे, क्योंकि इसका असर लंबे समय तक रहेगा। गौरतलब है कि 16 मई को इस्तांबुल में हुई बैठक के बाद यह सहमति बनी थी कि रूस और यूक्रेन संघर्ष विराम को लेकर बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसका कुछ खास हल नहीं निकल पाया। अब ऐसे में रूस की तरफ से दिए गए नए प्रस्ताव पर यूक्रेन के जवाब का इंतजार है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस वक्त चौतरफा घिर गई है। यूनूस सरकार के फैसलों की आलोचना हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश में हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, और वो ये है कि आखिर देश में चुनाव कब होंगे। जनता अब जल्द से जल्द चुनाव की मांग कर रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनूस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ढाका की सड़कों पर हजारों लोग उतरकर फांसीवाद खत्म करो के नारे लगा रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने खुलकर यूनूस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने आंदोलन किया, जिसमें देश भर से हजारों लोगों की भीड़ जुटी। राजधानी के सभी मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम दिखे, तो वहीं आंदोलन के चलते पूरा कामकाज भी थम गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की इस रैली में जल्दी ही आम चुनाव कराने की मांग की गई। इन लोगों की मांग थी कि इस साल के अंत तक ही चुनाव हो जाने चाहिए। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने लंदन से डिजिटल तरीके से रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चुनाव दिसंबर तक होने चाहिए, तैयारियां तुरंत शुरू होनी चाहिए। रहमान ने यह भी कहा कि इससे पहले की सभी कार्यवाहक सरकारों ने 3 महीने के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। आज 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक सरकार ने चुनाव की तारीख की भी घोषणा नहीं की है। यही नहीं, बांग्लादेश की जनता में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है और इसकी एक बड़ी वजह अपने ही लोगों के खिलाफ सरकार का लापरवाह रवैया है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच भी कई मुद्दों पर मतभेद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर जीरो लाइन में 13 लोग फंस गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 67 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा था, लेकिन भेजे गए 13 लोगों को बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा बलों ने अपनी सीमा पर एंट्री देने से इनकार कर दिया। भारत ने भी इनको वापस आने की इजाजत नहीं दी। इससे ये लोग दोनों देशों के बीच जीरो लाइन पर फंस गए। ये 13 लोग लाल मुनिर घाट में फंसे हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिसके चलते भी यूनूस सरकार की आलोचना हो रही है। इसके अलावा सेना तो पहले से ही यूनूस सरकार का विरोध कर रही है
और इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव की। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो 4 देशों की विदेश यात्रा पर हैं, अजरबैजान के लाचीन में आयोजित पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। दोनों पक्षों को बैठकर कश्मीर, जल संकट, व्यापार और आतंकवाद जैसे हर मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच चल रहा सीज फायर जारी रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें क्षेत्र में शांति चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि उन मुद्दों पर बातचीत हो जो तत्काल समाधान के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा, जो संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के जरिए और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हल होना चाहिए। मैंने पूरी गंभीरता से कहा है कि अगर हिंदुस्तान आतंकवाद विरोधी मुद्दे पर ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है तो पाकिस्तान भी इस विषय पर बातचीत करने को तैयार है। हम हिंदुस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान जहां कश्मीर को लेकर बातचीत करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि बातचीत होगी तो कश्मीर के उस हिस्से को लेकर जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं मानता हूं कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम एक हिंदुस्तान श्रेष्ठ हिंदुस्तान के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वे भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से हिंदुस्तान की मुख्य धारा में कभी ना कभी जरूर वापस लौटेंगे। वहां के ज्यादातर लोग हिंदुस्तान के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे पहले भी हिंदुस्तान ने यह साफ कर दिया था कि सिंधु जल समझौते पर तभी विचार होगा जब पाकिस्तान की तरफ से मसूद अजहर जैसे आतंकियों को हिंदुस्तान को सौंपा जाएगा। वहीं शहबाज शरीफ ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। सेना चीफ आसिफ मुनीर की तारीफ करते करते उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि 9 से 10 मई को सुबह 4:30 बजे फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीमित सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी थी, लेकिन हिंदुस्तान ने फजर की नमाज से पहले ही हमला कर दिया, जिसका हमारी सेना ने बहादुरी से सामना किया। साफ है, पाकिस्तान अब धीरे धीरे अपनी हार को स्वीकार करता दिखाई दे रहा है। और अब चलते चलते में देखेंगे धरती पर प्रलय के वक्त भी महफूज रहेगा अमेरिका। क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे? तो दुनिया में कयामत की भविष्यवाणियां तो कई बार हो चुकी हैं और बड़े देश खुद को ऐसी तबाही से बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस मामले में अमेरिका एक कदम आगे निकला। उसने जमीन और समुद्र के हजारों फीट नीचे ऐसे सुपर सिक्योर बंकर बना दिए हैं जो बाढ़, आग, यहां तक कि परमाणु हमले में भी लोगों को महफूज रख सकते हैं। ये बंकर कोई छोटा मोटा ठिकाना नहीं है, बल्कि पूरे शहर जैसे हैं जहां रहने, खाने पीने, मनोरंजन से लेकर स्विमिंग पूल तक सब कुछ मौजूद है। पूर्व अमेरिकी मंत्री कैथरीन फिट्ज ने यह खुलासा किया कि अमेरिका ने 21 लाख करोड़ डॉलर यानी उसकी जीडीपी से थोड़ा बहुत कम इतना खर्च कर 170 ऐसे बंकर बनाए हैं। ये 1998 से 2015 के बीच तैयार हुए। इनमें राष्ट्रपति, बड़े नेता, सेना के अफसर और बिजनेसमैन सुरक्षित रह सकते हैं। इन बंकरों में हाईटेक मेडिकल किट, सीक्रेट एनर्जी सिस्टम, खुफिया कम्युनिकेशन नेटवर्क और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। कुछ बंकर समुद्र तटों के पास है और इनका आपस में कनेक्शन भी है, यानी एक से दूसरे बंकर में जाया जा सकता है। फिट्ज का कहना है कि इन बंकरों के लिए पैसा रक्षा और शहरी मंत्रालय के बजट से निकाला गया, जिसकी जानकारी मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्री ने अपनी रिपोर्ट में दी थी। कोल्ड वॉर के वक्त भी अमेरिका ने चेने माउंटेन में ऐसे बंकर बनाए थे जो अब स्पेस फोर्स इस्तेमाल करती है। वेस्ट वर्जीनिया में भी ग्रीन बियर रिजॉर्ट में सांसदों के लिए बंकर बनाए गए थे। और वैसे भी आजकल दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, रूस और यूक्रेन, इजरायल और ईरान के तनाव के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में ये बंकर अमेरिका के लिए किसी ट्रंप कार्ड से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सचमुच धरती को किसी बड़े संकट से बचा पाएंगे? बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।